आदर्श स्टडी पॉइंट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग का जो साइंस का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पिछले जो 2 वीडियो में 1 से 50 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज जो है हम लोग 51 से 75 तक प्रश्न करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से इन प्रश्नों को देखेंगे और अपना उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है आप लोगों के रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। चलिए, अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है। देखिए, पौधों में जो श्वसन आप लोग का होता है, जड़, पत्तियों, तना और सही में दिया है। देखिए, पौधों में श्वसन जो मुख्य रूप से होता है वो पत्तियों से होता है, लेकिन पौधों में जो श्वसन करते हैं जड़ और तना से भी श्वसन करते हैं। इसलिए यदि सभी ऑप्शन में रहेगा तो उसे हम लोग सभी मार देंगे। अगर सभी नहीं रहेगा तब हम लोग सिर्फ पत्तियाँ मारेंगे। ठीक है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? देखिए, प्रोटोजोआ जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं, और जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं आप लोग का वो कोई भी पदार्थ का निष्कासन हो या अंतर्ग्रहण हो वो केवल विसरण द्वारा ही करते हैं। लगभग सभी एक कोशिकीय जीव केवल विसरण क्रिया द्वारा ही अपने पदार्थों का निष्कासन और ग्रहण करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विसरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? देखिए, ऐसी ग्रंथियाँ जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती हैं उसे हम लोग इंग्लिश में हेट्रोक्राइन ग्रंथि भी कहते हैं। हेट्रोक्राइन ग्रंथि। और इसमें जो हेट्रोक्राइन जो ग्रंथियाँ होती हैं आप लोग की होती है अग्नाशय। अग्नाशय जो है आप लोग की एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो आप लोग की हो जाती है यकृत और लीवर। देखिए, दोनों एक ही नाम है, तो आप लोग का ऑप्शन जो यहाँ पे सी होगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और लीवर, लेकिन जो लीवर होता है यानी कि यकृत होता है ये आप लोग की बाह्यस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आता है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस यानी कि जो होता है आप लोग का, देखिए, रक्त में जो यूरिया की मात्रा होती है उसको निकालने के लिए जो हम लोग के नेफ्रॉन होते हैं उसी को हम लोग डायलिसिस थैली कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर क्या जाएगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होते हैं रक्त में मौजूद यूरिया की मात्रा और जो भी जरूरी आप लोग के प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं उनको ग्रहण करने का कार्य करते हैं नेफ्रॉन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, भोजन का पचना जो है उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो भोजन जो होता है आप लोग का ग्लूकोज में टूट जाता है, और जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन आप लोग का पूरी तरह से क्या हो जाता है? पच जाता है। यदि हम ऑक्सीजन का ग्रहण नहीं करेंगे, श्वास नहीं लेंगे, तो हम लोग का भोजन नहीं पचेगा। इसलिए भोजन का पचना एक कौन सी विक्रिया है? उपचयन। निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? देखिए, ये सब जो है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन, एस्पेसिक अम्ल, ये सब आप लोग का क्या है? ये पादप हार्मोन है, और इसमें जो आप लोग का गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो होता है आप लोग का इथाइलिन। दो तंत्रिका कोशिका के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए, जो दो आप लोग की तंत्रिका कोशिका होती है हम लोग की, जैसे हम लोग की तंत्रिका कोशिका बनी होती है, यहाँ पे जो हम लोग ऐसे डेंड्रॉइड लगे रहते हैं और एक और इधर से तंत्रिका कोशिका बनी रहती है, ऐसे ही हम लोग के जो इनके संपर्क बिंदु है उसके बारे में पूछ रहा है कि उस संपर्क बिंदु को क्या कहता है। तो जो संपर्क बिंदु होता है इसका मतलब कि जो खाली स्थान जो होता है बीच में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स। संपर्क बिंदु पूछे या खाली स्थान पूछे, आप लोग का क्या हो जाएगा? सिनेप्स हो जाएगा दोनों। चलिए, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? देखिए, प्रतिवर्ती चाप जो होते हैं आप लोग के मेरुरज्जु में बनते हैं। अगला प्रश्न देते हैं, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? देखिए, जो पौधों की जो पत्तियां मुरझाती हैं वो पौधों में हार्मोन के कारण होता है। देखिए, इसमें है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्बेसिक अम्ल, सभी सही है। देखिए, जो पत्तियों का मुरझाना होता है आप लोग का एस्बेसिक अम्ल होता है। इसको आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसमें जो अम्ल होता है, अम्ल बहुत खतरनाक चीज़ होता है, आप लोग जानते हैं, एसिड। तो एसिड ही जो होगा पत्तियों को मुरझाने में कार्य करेगा। तो इसको याद करने के लिए आप लोग का ट्रिक हो सकता है कि एस्बेसिक अम्ल जो है, अम्ल जिसमें रहेगा आप उसे क्या डाल देंगे कि पत्तियों का मुरझाना क्या हो जाएगा? एस्बेसिक अम्ल के कारण हो जाएगा। और साइटोकाइनिन जो होता है आप लोग का पादप में कोशिकाओं के विभाजन में सहायक होता है, और जिब्रेलिन जो होता है पौधों में वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। देखिए, अगला प्रश्न है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क हिस्सा है। देखिए, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होते हैं आप लोग के पश्च मस्तिष्क में स्थित होते हैं। ये तीनों जो भाग हैं पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा होते हैं। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? देखिए, थायराइड ग्रंथि से जो आप लोग का हार्मोन निकलता है वो आप लोग का होता है थाइरोक्सिन हार्मोन।
देखिए वृद्धि हार्मोन जो है आप लोग का पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। खोपड़ी के अगरा, देखिए गलत लिखा टाइप हो गया है, अगरा नहीं होगा। खोपड़ी के अगले सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। देखिए खोपड़ी के जो अगले सिरे पर स्थित न्यूरॉन को सूचनाएं मिलती हैं वो किस रूप में मिलती हैं आप लोग के? जल, वायु ये तो मिलेगा नहीं, खून तो होगा नहीं, संकेत के रूप में क्या मिलती है आप लोग की सूचनाएं मिलती हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये तीनों हार्मोन जो है आप लोग का एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं, इसलिए ये रिलीज होते हैं अंडाशय से तीनों। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा, देखिए चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की दर को नियंत्रित करता है? देखिए मस्तिष्क में वो कौन सा ऐसा भाग है जो हृदय के स्पंदन को और श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? तो जो दोनों को नियंत्रित करने वाला जो भाग है मस्तिष्क का वो होता है आप लोग का मेडुला। समझ गए आप लोग? क्या होता है? मेडुला। और मेडुला कहाँ स्थित है? पश्चिम मस्तिष्क में। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन जो है आप लोग का एक नरलिंग हार्मोन है। यही अगर एस्ट्रोजन पूछा रहता तो हो जाता है स्त्रीलिंग हार्मोन, लेकिन क्या पूछा है? एंड्रोजन, तो क्या होगा? नरलिंग हार्मोन आप लोग का हो जाएगा। निम्न में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए मनुष्य में दो तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक होती है अंतःस्रावी और एक आप लोग की होती है बाह्यस्रावी। देखिए अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं ये नालिका विहीन होती हैं, नालिका विहीन। इसका अर्थ यह है कि ये स्रवियाँ जो है हार्मोन का जो निष्कासन करती हैं सीधे ही खून में कर देती हैं, सीधे रक्त में प्रवाह कर देती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। लेकिन जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं इनमें नालिका पाई जाती है। ये जो हार्मोन का स्राव करते हैं वो नालिका के माध्यम से करते हैं, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती हैं? सीधे ही आप लोग के खून में, रक्त में आप लोग के हार्मोन का स्राव कर देती हैं। देखिए पिट्यूटरी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड आप लोग की अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए यकृत जो है आप लोग की ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी नहीं है। और वृषण जो आप लोग क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये आप लोग का नहीं हो, क्या हो जाएगा? यकृत। क्योंकि ये जो पिट्यूटरी, थायराइड और वृषण क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन यकृत क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। आप लोग देख लीजिए कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर। आप लोग का एक हो गया ये पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद आप लोग का थायराइड, थायराइड के बाद आप लोग का हो गया वृषण, फिर आप लोग का हो गया अंडाशय, और ऊपर लिख देते हैं इधर देखिए अंडाशय के बाद आप लोग का हो गया थाइमस, थाइमस के बाद आप लोग का हो गया पीनियल। पिट्यूटरी, थायराइड, वृषण, अंडाशय, थाइमस, पीनियल। आप लोग का एक और हो जाएगा जो महत्वपूर्ण है बहुत ही, अग्नाशय। आप लोग बताइएगा कि अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी एक आप लोग की होती है अधिवृक्क ग्रंथि। ये सब जो ग्रंथियां हैं आप लोग की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है? तो आप लोग इसे ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और बाह्यस्रावी ग्रंथियों भी हम आप लोग कहते हैं तो लिख देते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। एक तो आप लोग का हो गया यकृत बाह्यस्रावी में, और आप लोग का हो गया लार ग्रंथियाँ, एक आप लोग का होता है सेरुमिनस ग्रंथियाँ, और एक आप लोग की होती है पेट की ग्रंथियाँ। तो ये आप लोग की चार जो होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। इसमें जो आप लोग का अग्नाशय है एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। इसे हम लोग हेट्रोक्राइन ग्रंथि भी कह सकते हैं अग्नाशय को। इस प्रश्न का ये जो है प्रश्न पीछे ही पूछा गया है, ध्यान में देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है कौन सा है? वृद्धि हार्मोन। पीछे ही हमने बताया है कि जो वृद्धि हार्मोन है कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। समझ गए आप लोग? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की पूछा है, तो तंत्रिका तंत्र क्रियात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ये तो सभी बच्चे जानते हैं, बहुत ही ईजी प्रश्न है। किसे रासायनिक दूत कहता है? तो रासायनिक दूत क्या होते हैं आप लोग के? हार्मोन होते हैं। यही हार्मोन जो है हम लोग के शरीर में रासायनिक दूत की तरह कार्य करते हैं। अगर हार्मोन हम लोग के शरीर में ना रहे तो बहुत से हम लोग के कार्य जो है शरीर में नहीं हो पाते और मनुष्य जीवित नहीं रह पाता। रुधिर चाप नियंत्रित करता है। देखिए रुधिर चाप कौन नियंत्रित करता है? आप लोग की होती है एड्रिनल ग्रंथि, जो रुधिर के चाप को नियंत्रित करती है। एड्रिनल ग्रंथि जो निकलती है आप लोग की अधिवृक्क, एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए जब भी कोई आदमी डरा हुआ होता है या यदि कोई आदमी एक पे अचानक डर का महसूस करता है
जब कोई होता है ऐसा समय कि जब आदमी अचानक किसी बात से डर जाता है, तो उस समय जो होता है ये ग्रंथि एक्टिव हो जाती है और मनुष्य में रक्त को चाप को नियंत्रित करती है। ये जो ग्रंथि होती है इसे हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। समझ गए? तो ये ग्रंथि जो है हम लोग की बहुत ही मुसीबत में सहायता करती है। इसी की मदद से हम लोग का जो रक्तचाप जो है नियंत्रित हो पाता है, नहीं तो अचानक डर या भय की स्थिति में हम लोग की मृत्यु भी हो सकती है यदि यह ग्रंथि सही तरह से कार्य ना करे तो। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। देखिए, शरीर का संतुलन जो बनाने का कार्य है वो होता है सेरिबेलम का। सेरिबेलम जो है शरीर के संतुलन बनाने का कार्य करता है। मेरु रज्जु निकलता है। देखिए, मेरु रज्जु जो निकलता है आप लोग का मेडुला से निकलता है, जो कि पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। अगला, निम्न में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? देखिए, ऐसा अंग जो संवेदना को ग्रहण नहीं कर सकता। देखिए, मस्तिष्क जो है संवेदना, अब जो कुछ संवेद जो है, जैसे इस प्रश्न का जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क जो है एक संवेदग्राही अंग नहीं है, क्योंकि कान नाक और आँख जो है हम लोग का एक संवेदग्राही अंग है। जिससे जैसे कान में, जैसे मान लो हम लोग अंधेरे में बैठे हैं तो हम लोग किसी चीज़ को सुनकर कुछ सूचना प्राप्त कर सकते हैं। नाक जो है हम लोग मान लीजिए अंधेरे में भी हैं तो सुनकर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आँख को जैसे कि हम लोग देख कर भी कुछ चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मस्तिष्क है ये जो है संवेदग्राही एक अंग नहीं है। चलिए, तो आज जो है हम लोग का 75 क्वेश्चन जो है हम लोग का पूरा हो गया। इसी तरह आप लोग हम लोग के साथ बने रहिएगा और आगे भी जो आप लोग के इसके आगे जो है 150 प्रश्नों तक का सीरीज चलेगा, तो हम लोग से जुड़े रहिएगा आदर्श स्टडी पॉइंट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।